हमारा जो सेशन 3 होगा ना, ये भी बिल्कुल जैसा सेशन 1 सेशन 2 में हमने चीजों को सीखा है ना, उसी पैटर्न से हम यहाँ पे भी आज सीखने वाले हैं। आज के ट्रेनिंग में हम कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो आज हम एलोवेरा पे बात करने वाले हैं। योगिता मैम, थैंक यू सो मच। एलोवेरा पे आज हम बात करेंगे। इसके बाद पाइल्स की जो समस्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे लास्ट टाइम कि सर पाइल्स का आपने नहीं बताया, तो आज हम पाइल्स पे बात करेंगे। थायराइड डिसऑर्डर में क्या करना है, इस पे बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है शरीर में, वहां पे हमें क्या करना चाहिए। नसों से जुड़ी हुई समस्याओं में हमें क्या करना है। वेट को कैसे मैनेज करना है, माने जो ओबेसिटी की समस्या है, अगर वजन बहुत बड़ा है उसको कैसे कम किया जाए। तो इन सभी मुद्दों पे आज हम बातें करेंगे। और जो कि हमेशा कोशिश रहती है, आसान शब्दों में सीखना, आसान शब्दों में ही बिना किसी किताबी भाषा का प्रयोग करें हम चीजों को सीखेंगे। सो चलिए बिना लेट किए हुए पहले प्रोडक्ट पे चलते हैं। हमारा आज का फर्स्ट प्रोडक्ट स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा सिरप। अब ये जो एलोवेरा सिरप है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, 1400 लोग अवेलेबल है पैनल पे। 1400 में से कितने लोगों ने एलोवेरा का नाम सुना है? खाली इतना बताना है, नाम सुना है या नहीं। सुना है तो एक बार थम्स अप करें या हैंड रेज करें। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कम से कम 90% लोगों ने एलोवेरा का नाम सुना होगा, क्योंकि मैसेज आने लगातार शुरू हो रखे हैं। थम्स अप और जो हमारा हाथ ऊपर करने का जो प्रथा है वो भी शुरू हो चुका है। यस, लगातार यस यस यस, ये मुझे उम्मीद थी। तो चलिए यहां तक तो ठीक है। अब जहां तक मुझे उम्मीद है कि नाम तो चलो 80% 90% लोगों ने सुना है, लेकिन इस्तेमाल कितने लोगों ने किया है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो अपने घर का ही एलोवेरा क्यों ना हो, कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, एक बार बताएंगे मुझे। बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है, लगातार आ रहे हैं मैसेजेस। ओके ओके ओके, कम से कम 60-70% लोगों ने इस्तेमाल भी किया है ना। अब इस्तेमाल करा है, नाम भी जानते हैं, लेकिन मार्केट में इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया है, करना है, वो एक बार समझते हैं। देखिए, एलोवेरा को सबसे पहले तो हम आयुर्वेदा की भाषा से समझेंगे कि इसको कहते क्या है। आयुर्वेदा बताता है कि एलोवेरा जो है, इसको घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, घृत कुमारी। अब जो एलोवेरा है ना, आयुर्वेदा में ऐसा हमें बताया गया है और बहुत सारे रिसर्च भी हो रखे हैं कि जो सबसे आसानी से पचने वाली जड़ी बूटी है, या आप इसको आयुर्वेदिक रसायन कह सकते हैं, वो है घृत कुमारी माने एलोवेरा। कितने आसानी से पचती है, तो जितने आसानी से पानी को पचाया जा सकता है, उतने आसानी से हमारे शरीर में घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा को भी हम पचा सकते हैं। यानी कि ये बिना किसी लोड के हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सकता है इजिली। इजी टू डाइजेस्ट है ये, ठीक है। पहला फायदा ये। दूसरा, एलोवेरा में बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको 10-20 नहीं, 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। 75 से ज्यादा, आप समझ सकते हैं कितने फायदे हैं। इसके अंदर आपको भर भर के विटामिन सी की मात्रा मिलेगी, जो कि हमारे स्किन के लिए, हमारे आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा मिल जाएगी, रेटिनॉल की मात्रा मिलेगी। माने समय से पहले जो लोग बोलते हैं कि मुझे रिंकल्स की समस्या रखी है, मेरी स्किन की इलास्टिसिटी खराब हो गई है, मुझे छाई वगैरह की दिक्कत आती है, अगर वैसे लोग एलोवेरा इस्तेमाल करें तो इन सभी समस्याओं पे काम किया जा सकता है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करती है। अगर पित्त की समस्या बहुत ज्यादा है, मानिए पित्त बढ़ गया है, तो मान के चलिए आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा, आपको ब्लोटिंग वगैरह की समस्या हो सकती है, आपको कब्जियत की दिक्कत हो सकती है, आपके स्किन पे समस्या दिख सकती है। तो ये जो एलोवेरा है यानी कि जो घृत कुमारी है, हमारे शरीर के पित्त दोष को भी बैलेंस करती है। इसके साथ ही साथ ये हमारे शरीर के रस और रक्त धातु को भी मजबूत करने का काम करती है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये रस धातु और रक्त धातु क्या है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है ना, आयुर्वेदा हमें बताता है कि हमारा जो शरीर है वो 7 प्रकार के धातुओं से मिल के बना हुआ है। 7 धातु कौन कौन से हैं, मैं खाली नाम लेके बताऊंगा, चौथे सेशन में हम डिटेल में सीखेंगे, अभी खाली नाम लेके बता रहा हूं। पहला रस धातु, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा रक्त धातु, जिसको ब्लड कहते हैं।
तीसरा मेद धातु जो कि हमारे शरीर का हेल्दी फैट है। चौथा ममसा धातु जो हमारे शरीर के मसल्स हैं, मांसपेशी हैं। पांचवा अस्थि धातु जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं। छठा मज्जा धातु, ठीक है, जो हमारे शरीर के बोन मैरो हैं। और सातवां शुक्र धातु जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं में ओवम, पुरुषों में स्पर्म। तो जो हमारा शरीर है सप्त धातु से बना है, और जो एलोवेरा है हमारे शरीर के रस यानी कि प्लाज्मा, रक्त यानी कि ब्लड को मजबूत करता है। ये भी फायदा है, इसके साथ और भी फायदे, जैसे एलोवेरा में, अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, एलोवेरा में आपको कैल्शियम की मात्रा भी मिलती है। कैल्शियम की मात्रा आप समझ सकते हैं, माने ये हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर आपको मैग्नीशियम की मात्रा मिलेगी, जिंक की मात्रा मिलेगी, यानी कि ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बैलेंस कर सकता है। अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछें कि सर इतने सारे फायदे हैं, इसको हम एक लाइन में कैसे समझाएंगे, तो एक लाइन में अगर आपको समझाना है तो आप एलोवेरा को आयुर्वेदिक मल्टी वाइटमिन कह सकते हैं। मल्टी वाइटमिन, दैट मीन्स मल्टीपल वाइटमिन इसके अंदर है, और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक रसायन है, तो इसको आप आयुर्वेदिक मल्टी वाइटमिन भी कह सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो देखिए, इस्तेमाल करने से पहले हमें यह जानना होगा कि एलोवेरा की तासीर ठंडी होती है या गर्म होती है। तो एलोवेरा की जो तासीर है वो ठंडी होती है, माने ये हमारे शरीर में ठंडक को ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि पित्त को कम कर रहा है। पित्त को कम करना है तो ठंडक को बढ़ाना ही पड़ेगा, इसीलिए इसकी तासीर कुदरत ने ठंडी रखी हुई है। और कोई भी ठंडी चीज हमें अगर गुनगुने पानी में दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी चूंकि थोड़ा बहुत सर्दियों का मौसम है, मॉर्निंग में आपने देखा होगा थोड़ी बहुत सर्दी अभी भी बाकी है, तो अभी खास करके सर्दियों के मौसम में हम 1 कप गुनगुने पानी में 20 से 25 ml एलोवेरा सिरप को मिलाएंगे और सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे। एलोवेरा पीने के बाद का नियम ये कहता है कि एलोवेरा जब पी लिया तो कम से कम 1 घंटे का उपवास हमें रखना है, यानी कि एलोवेरा पीने के 1 घंटे के बाद तक कुछ भी ना खाए। दूसरी चीज, आप अगर चाहते हैं कि एलोवेरा के साथ हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लें जो कि और अच्छा रिजल्ट देने में मदद कर सके, तो एक प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है व्हीट ग्रास। एलोवेरा व्हीट ग्रास, ये शोले मूवी में जो जय वीरू थे ना, वैसे काम करते हैं, शरीर के लिए बहुत सुपर कॉम्बिनेशन के टाइप में ये काम करेगा। तो व्हीट ग्रास भी हम एलोवेरा के बाद ले सकते हैं। व्हीट ग्रास कितना लेंगे, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच मिलाकर, ठीक है। एलोवेरा व्हीट ग्रास ले लिया और 1 घंटे का उपवास रख लिया, काम बिल्कुल सेट हो जाएगा हमारा, और जो भी फायदे हैं वो धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएंगे हर एक प्रकार से। एलोवेरा हमें कब अवॉइड कर देना चाहिए, तो एलोवेरा हमें कब अवॉइड करना है, जब हमें सर्दी जुकाम की समस्या है। जितने दिनों तक सर्दी जुकाम की समस्या है उतने दिनों तक हम एलोवेरा नहीं लेंगे, खाली इस केस में अवॉइड करें। क्लियर, बाकी हम कभी भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने समय तक करें, तो 2.5-3 महीने का प्रोटोकॉल तो जरूर बना लें। वैसे तो मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूं, लेकिन मिनिमम 2.5-3 महीने हमें लगातार इसका उपयोग करना है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे जिसका नाम है पाइलोडॉक रस। पाइल्स में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है, और पाइल्स के लिए भी बहुत सारे लोगों ने सवाल करा था कि सर पाइल्स के लिए कोई अपने पास प्रोडक्ट है या नहीं, तो ये प्रोडक्ट सामने आ चुका है जिसका नाम है पाइलोडॉक। अब पाइल्स के बारे में बताऊं तो 2023 में आईसीएमआर ने बताया था, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया था कि भारत में 10% से ज्यादा ऐसे एडल्ट्स हैं जिनको पाइल्स की समस्या हो रखी है, यानी कि लगभग लगभग 15 करोड़ तक ऐसे लोग आपको मिलेंगे भारत में जिनको पाइल्स की समस्या है। अब ये जो पाइल्स है इसका कनेक्शन अगर देखा जाए तो बहुत हद तक कब्जियत के साथ भी है। कब्जियत क्या है, पाइल्स का छोटा रूप है। तो जिनको लंबे समय से कब्जियत की शिकायत है ना, 70% से ज्यादा चांस है कि उनको फ्यूचर में पाइल्स की समस्या हो सकती है। अब पाइल्स में होता क्या है, तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड करके आपको बताता हूं। देखिए, पाइल्स हमारी बड़ी आंत से जुड़ी हुई समस्या है। होता क्या है कि पहले कब्जियत की शिकायत होती है, हमारे बड़ी आंत में मल जो है वो फंसा हुआ रहता है, बड़ी आंत के कुछ जो हिस्से हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, और जो हमारा रेक्टम वाला एरिया है, जो हमारा मल द्वार का एरिया है, वहां पे स्वेलिंग बढ़ जाती है, वहां के नसों में स्वेलिंग आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है।
कुछ केस में ये भी देखा गया है कि पाइल्स के दौरान हमारे एब्डोमेन मसल के कुछ हिस्से रेक्टम से बाहर आ जाते हैं, माने मल द्वार से बाहर निकल आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर डॉक्टर ने कहा है कि पाइल्स में है ना सर्जरी करा लो। देखिए मैं मना नहीं करूंगा, सर्जरी से आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन खाली बाहरी पाइल्स पे जो एरिया बाहर निकला हुआ है, जो पार्ट बाहर निकला हुआ है, जो डॉक्टर है उसको काट देता है, ठीक है, उसको काट देगा तो थोड़े समय तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन पाइल्स के दौरान जो शरीर के अंदर तकलीफ हो रही है, जो हमारी बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए तो सर्जरी नहीं बताया डॉक्टर ने। तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, ये इंटरनल पाइल्स पे भी काम करता है और एक्सटर्नल पाइल्स पे भी काम करेगा। माने अंदर की जो समस्या है वहां पे भी काम कर रहा है, बाहरी समस्याओं पे भी काम आएगा। कैसे काम करता है? तो देखिए पाइल्स में ना सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्वेलिंग हो रखी है रेक्टम एरिया माने मल द्वार के आसपास में जो स्वेलिंग हो रखी है, उस स्वेलिंग को कम करना है। स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने ऐड करा हुआ है नीम का। 2019 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने नीम पे एक शोध करा था, एक रिसर्च करा था, जिस रिसर्च के बाद ये पुष्टि की गई कि पाइल्स के दौरान नसों में जो स्वेलिंग हो जाती है, नीम उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है, माने कम कर देता है। तो नीम हमने ऐड कर दिया। इसके बाद से हमने क्या करा है, पाइल्स में जो दूसरी तकलीफ आई थी कि हमारी जो बड़ी आंत है वो ठीक से काम नहीं करती है, मल उसके अंदर फंसा हुआ रहता है, बैक्टीरिया का चांस बढ़ जाता है, कुछ जो हिस्से हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने बड़ी आंत को वापस से स्वस्थ करने के लिए हमने हरी तकी का इस्तेमाल करा है। हरी तकी क्या करता है, ये हमारी बड़ी आंत को उसके नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करेगा। इसके बाद से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए हमने दरिद्रा का इस्तेमाल करा है। जो टिश्यूज हमारे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, पित्त का प्रभाव जो बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए हमने एलोवेरा ऐड करा है, माने घृत कुमारी। लास्ट में कुछ लोग कंप्लेन करते कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन पाइल्स में हमने देखा है कि ब्लीडिंग की समस्या बहुत है और दर्द बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या उसके लिए कोई जड़ी बूटी इसके अंदर है? तो उसके लिए हमने नाग केसर का इस्तेमाल करा है। नाग केसर ऐसी जड़ी बूटी है जो पाइल्स के दौरान जो ब्लीडिंग बहुत बड़ा हुआ रहता है, जो जलन की समस्या आती है, तो ये ब्लीडिंग को भी कम करेगा और जलन से भी हमें आराम दिलाने का काम करता है। तो इतनी सारी चीजें हमने पाइलोडॉक में मिला रखी हैं, इसीलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका आप डोज कितना रखें, तो डोज बहुत ही सिंपल है, 20 ml पाइलोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दिन में 2 बार लेना है हमें। 20 ml पाइलोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दिन में 2 बार जरूर लेना है, ठीक है। अब पाइलोडॉक तो ले लिया, साथ में परहेज क्या करेंगे? देखिए परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परहेज के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो पाइल्स वाले जो रोगी आपको मिलेंगे ना, आपको भी पता है कि मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, मसाले भर भर के खाते हैं। तो पहले तो मसाले हमें यहाँ पे रोक देने हैं। थोड़ा बहुत चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है, किसी प्रकार के मसाले, खास करके रेड चिली पाउडर, तो ये तो जहर का काम करेगा, इसको तो बहुत ज्यादा कम करना है। दूसरा एक ऐसा मसाला है जो हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उस मसाले का नाम है हल्दी। देखिए हल्दी हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है पाइल्स के दौरान, माने जो खिचड़ी जो दलिया हम खाते हैं ना, हल्का खाना खाएंगे, उसमें चुटकी भर हल्दी ज्यादा मिला दें। नमक जो है वो भी हम बदल देंगे, यहाँ पे हमें लो आयोडीन वाला नमक लेना है, यानी कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है, वैसा नमक हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद से पानी खूब पीना है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबरस फूड खूब लेना है, तो सलाद वगैरह हरे साग सब्जियों का सेवन खूब करें, छिलके वाली दलिया खा सकते हैं। और साथ में एक चीज हमें नहीं करना है, नहीं खाना है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन ना के बराबर में खाएंगे, तो पहले तो मटन चिकन अंडा ये सब बंद कर दे, पनीर सोयाबीन राजमा ये सब कुछ नहीं खाना है। जो मूंग दाल से प्रोटीन मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है उससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा, वो थोड़ा बहुत प्रोटीन लेंगे। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कितने महीने का प्रोटोकॉल? तो 2 महीने का प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बनाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे। प्रो पाइलोडॉक छाछ के साथ, हाँ छाछ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए छाछ वगैरह से ज्यादा बेटर रहेगा ना पानी के साथ।
गुनगुना पानी अगर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। छाछ खाली यहाँ पे टेस्ट को थोड़ा सा इनहेंस करता है, इसीलिए छाछ यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, ठीक है। लेकिन गुनगुना पानी बेटर ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट पे जिसका नाम है थाईडॉक परवाही क्वाथ। थायराइड डिसऑर्डर में ये प्रोडक्ट काम आता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये थायराइड कोई ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है? नहीं, थायराइड एक कंडीशन है। देखिए बेसिकली थायराइड डिसऑर्डर को अगर समझना है तो पहले थाई ग्लैंड के काम को समझना पड़ेगा। अब देखिए आईसीएमआर ने 2023 में बताया था कि भारत में 2023 तक 4.5 करोड़ से ज्यादा थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट पाए गए थे। 3 साल पहले का डेटा है ये। अभी जब 3 साल बाद हम लोग 2026 में आ गए हैं तो ये कुछ पेशेंट बढ़े भी हैं, कुछ पेशेंट तो नो डाउट ठीक भी हुए होंगे, लेकिन कुछ पेशेंट बढ़े भी हैं। और अगर अभी जब नया डेटा आएगा तो आपको पक्का दिखेगा कि हाँ पेशेंट थोड़े से ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि भारत में 80% से ज्यादा लोगों को ये लगता है कि थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, हमें जिंदगी भर दवाइयों का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत मिथ है। थायराइड डिसऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है। हमें खाली ये पहले समझना होगा कि थायराइड काम कैसे करता है, माने ये थाई ग्लैंड काम कैसे करता है। सर प्लीज बताइए कि हमारे प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन देना जरूरी है या जैसे आपने, देखिए कॉम्बिनेशन काम आता है नो डाउट, लेकिन कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि हम कौन सी बीमारी में किस इंसान को उसके शरीर के हिसाब से कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। इसीलिए कॉम्बिनेशन के लिए हमारी कंपनी ने एक ऐप बनाया है AWPL कनेक्ट। उस ऐप पे जाइए, रिपोर्ट को सबमिट कीजिए और डॉक्टर जो आपको कॉम्बिनेशन देगा उस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करवाइए, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं ये थाई ग्लैंड काम कैसे करता है। थाई ग्लैंड बेसिकली हमारे कंठ के पास, हमारे गले के पास एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जिसको हम थाई ग्लैंड कहते हैं। इसका काम क्या है? हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम है ना उसके स्पीड को रेगुलेट करना। माने हमारे हार्ट का अपना सिस्टम है, हमारे पेट का अपना सिस्टम है, हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उनका अपना सिस्टम है, हमारे जो बॉडी के तमाम फंक्शंस हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहे हैं, उनका अपना सिस्टम है। तो थाई ग्लैंड बेसिकली हमारे शरीर के सभी सिस्टम की स्पीड को रेगुलेट करता है। माने मेरे दिलों की धड़कन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, उसका डिसीजन कौन ले रहा है? थाई ग्लैंड ले रहा है। मेरे नाखून, मेरे बाल कितने जल्दी बढ़ेंगे, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? थाई ग्लैंड ले रहा है। मेरे नर्वस सिस्टम का स्पीड कैसा होगा, ये डिसीजन कौन ले रहा है? थाई ग्लैंड। मेरे शरीर का मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, ये डिसीजन कौन ले रहा है? थाई ग्लैंड ले रहा है। यानी कि इतना छोटा मशीन जो कंठ के पास लगा है ये पूरे बॉडी को चलाता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। अब अगर थाई ग्लैंड में कोई समस्या आ गई तो पूरे बॉडी में वो सिम्टम्स जो है वो दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, 2 प्रकार की समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ सकता है थायराइड डिसऑर्डर के समय। पहले वाले केस को कहते हैं हाइपर थायरोइडिज्म। पहले वाले केस को क्या कहते हैं? हाइपर थायरोइडिज्म। हाइपर थायरोइडिज्म में क्या होता है? किसी भी कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, किसी भी कारण हमारा जो थाई ग्लैंड है ना वो अपने शेप को चेंज कर लेता है और अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे ही इसने शेप को चेंज करा, स्पीड को बढ़ाया, हमारा जो शरीर है ना वो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म सुपर फास्ट होगा शरीर एकदम से ही पतला होना शुरू हो जाएगा। माने हम एकदम सूख जाएंगे, हमारे जो बाल है वो बहुत तेजी से ड्राई होकर झड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमारे हथेलियों पे पसीने आएंगे, हमारा हार्ट बीट बहुत फास्ट होगा और हमें गर्मी ज्यादा लगेगी। ये हाइपर यानी कि पतला होने वाले थायराइड का सिम्टम है, ठीक है। दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। पहला हाइपर था जहां पे पतला हो रहे हैं, दूसरा है हाइपो जहां पे हमारा जो थाई ग्लैंड है वो अपने स्पीड को एकदम कम कर लेगा, स्लो कर लेगा। जैसे ही थाई ग्लैंड ने अपनी स्पीड को स्लो करा अब हमारा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा सुपर स्लो। अब यहां पे हमारा वजन बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ महिलाएं कंप्लेन करती है कि सर मैं तो 2 रोटी खाती हूँ स्टिल मेरा वेट नहीं कम हो रहा। दैट मीन्स उस महिला को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है जहां पे थाई ग्लैंड ने स्पीड को कम कर लिया है, वजन बढ़ा। दूसरे सिम्टम्स क्या आते हैं? यहाँ पे भी जो बाल है वो झड़ने शुरू होंगे।
आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखेंगे आपको। बहुत ही ज्यादा मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ जाता है, माने स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है, फटीग की समस्या आती है। ठंड बहुत ज्यादा लगेगा। आपने देखा होगा अक्सर कुछ महिलाएं जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो सर्दियों के मौसम में, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे बरसात का मौसम है, उन्हें बराबर ठंड की समस्या रहती है। गर्मी के मौसम में भी वो लोग पतला वाला कंबल ओढ़कर सोते हैं, और हम समझते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम शरीर के अंदर हो रही है, हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, थाईडॉक, ये बेसिकली करता क्या है, ये थाई ग्लैंड के शेप को रिवर्स करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, और थाई ग्लैंड का जो स्पीड हमारे शरीर के लिए चाहिए उतना स्पीड ला के देगा, माने स्पीड को बैलेंस करता है, यानी कि रूट कॉज पे काम कर रहा है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है एक बार ध्यान दें। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने इस्तेमाल करा हुआ है खंचर का। अब खंजर ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे थाई ग्लैंड के शेप को रिवर्स करती है, माने जो इसका नेचुरल शेप है ना, जो इसकी नेचुरल बनावट है, उस बनावट में लाने का काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, और इसकी पुष्टि 2018 में एथनोफार्माकोल ने करी थी। दूसरा, थाई ग्लैंड में थाई ग्लैंड की स्पीड को बैलेंस करने के लिए हमने क्या ऐड करा है, तो थाई ग्लैंड की स्पीड को बैलेंस करने के लिए हमने गुगुल और साथ ही साथ अश्वगंधा ऐड करा हुआ है। गुगुल और अश्वगंधा ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के थाई ग्लैंड की स्पीड को बैलेंस कर देती है। ठीक है, इसके बाद से हमने क्या ऐड करा है, तो इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है सतावरी। सतावरी का क्या काम है, ये हमारे थाई ग्लैंड में जो हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए, जो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है उसको रेगुलेट करने के लिए हमने जटमानसी का इस्तेमाल करा हुआ है। थायराइड डिसऑर्डर में अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बेचैनी की समस्या रहती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वहां पे जटमानसी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देता है। यानी कि जिस कारण से थायराइड की समस्या आ रही है, उस कारण पे हम जाके काम कर रहे हैं। अब इसका डोज कितना रखेंगे, साथ के साथ एक प्राणायाम जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बारे में भी जरूर लिखिए। ठीक है, पहले डोज बता दूं तो 15 से 20 ml तक आप इसके डोज के बारे में लिख सकते हैं। 1 कप गुनगुने पानी में ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 15 से 20 ml थाइडोक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लीजिए। ठीक है, अब दिन में 2 बार तो हम ले रहे हैं इसको, लेकिन साथ ही साथ हमें एक चीज और ऐड करना है, जो कि है प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम करेंगे, तो हम यहाँ पे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करेंगे। उज्जयी प्राणायाम देखिए, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है, ठीक है ना। ये खाली 5 मिनट का ही प्रोटोकॉल रहता है, 5 मिनट भी कर लिया उज्जयी तो बहुत अच्छा काम करेगा। उज्जयी प्राणायाम बेसिकली करता है क्या है, हमारे थाई ग्लैंड में ना कई बारी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। उज्जयी प्राणायाम हमारे थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करके उस ब्लॉकेजेस को खोल देता है कुदरती तौर पे। तो उज्जयी प्राणायाम कब करेंगे, मॉर्निंग के समय धूप में बैठ जाए, सनराइज के वक्त जब सूर्योदय का समय होता है तो धूप में बैठे, 5 मिनट के लिए आंखों को बंद करके उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और उज्जयी प्राणायाम के बाद का नियम क्या रहेगा, तो हमें क्या करना है, धनिया का पत्ता सबको पता है ना, धनिया पत्ता बहुत कॉमन चीज है, ताजा धनिया पत्ता लाना है 5 या 10 रुपए का। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको पीस कर चटनी तैयार कर ले। 2 चम्मच चटनी लेना है और 1 गिलास गुनगुना पानी पी जाना है। ये उज्जयी प्राणायाम के बाद वाला नियम रहेगा। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम करने के बाद धनिया का चटनी 2 चम्मच और 1 गिलास गुनगुना पानी। ये प्रोटोकॉल हम प्रोडक्ट के साथ साथ कितने महीने फॉलो करेंगे, तो टोटल 3 महीने फॉलो करेंगे। ठीक है सर, खाने के पहले लेना है या खाने के बाद, खाने के बाद, खाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है वेंडा। नसों से जुड़ी हुई समस्याओं में ये प्रोडक्ट काम आता है। आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिनके नसों में कोई ना कोई एक समस्या देखी जाती है, चाहे वो नसों में स्वेलिंग की समस्या हो, नसों का दब जाना हो, नसों में खिंचाव की समस्या हो, बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। और प्रॉब्लम के बारे में अगर बात हो ही गई है, तो एक बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम भी है, जो कि कॉमन भी है लेकिन खतरनाक भी है, जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या। आप लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है वेरिकोज वेन्स के बारे में, एक बार मुझे बताएंगे।
कि हाँ जी सर मार्केट में तो हम जाते हैं तो ये भी सवाल आता है, कितने लोगों ने सुना है? चैट बॉक्स में ऑन करा है? बहुत सारे लोगों ने सुना है। तो चलिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, वेरिकोज वेन्स में भी काम आता है। पहले तो हम समझते हैं वेरिकोज वेन्स का बीमारी है क्या ये। तो देखिए, वेरिकोज वेन्स जो है ना, ये हमारे नसों से जुड़ी हुई एक समस्या है। होता क्या है, हमारे घुटने के पीछे वाला जो एरिया है ना, घुटने के पीछे थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो काफ मसल होता है हमारा, ठीक है। काफ मसल के आसपास में ये समस्या देखी जाती है। इसमें होता क्या है, नसों का एक गुच्छा बन जाता है और हमारा वो पूरा एरिया नीला हो जाता है और नस हमारे जो है वो उभरे हुए दिखते हैं पूरा गुच्छा बनकर। अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, वेरिकोज वेन में सबसे पहले होता क्या है कि हमारे नसों के आसपास का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब स्लो होगा ना, तो हमारे नसों में स्वेलिंग बढ़ेगी, माने सूजन बढ़ जाएगा। ब्लड भी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, स्वेलिंग भी बढ़ गई है, तो दर्द बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद से जो हमारे नस है, नसों के कुछ एरियाज है वो बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं, माने लूज हो जाते हैं, ठीक है, ताकत उस एरिया में नहीं रहता। तीसरी समस्या क्या आती है कि हमारे नसों के आसपास में पानी जमा होकर सड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तीन चार प्रॉब्लम एक साथ एक ही एरिया में होती है, इसलिए हमारे नसों का गुच्छा बन जाता है और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है, वहां पे चलने में भी तकलीफ होती है। क्या ये प्रोडक्ट जो है वो वेरिकोज वेन्स में काम करता है? बिल्कुल काम करता है। कैसे काम करता है एक बार ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए, वेरिकोज वेन में जो ब्लड सर्कुलेशन की समस्या थी उसको हम रेगुलेट करने के लिए हमने निर्गुंडी ऐड करा है। निर्गुंडी क्या करता है, ये हमारे ब्लड को सर्कुलेट करेगा, प्लस जो स्वेलिंग की समस्या थी, जो दर्द की समस्या थी, उस दर्द से भी आराम दिलाएगा, ठीक है। मसल्स तक तो ये काम हो गया, स्वेलिंग की जो समस्या थी मसल में वो कम हो गया, ब्लड सर्कुलेट हो गया। लेकिन नसों में भी स्वेलिंग आ जाती है। नसों की स्वेलिंग को कम करने के लिए, माने जो नसों में सूजन बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए हमने मंजिष्ठा और नीम का इस्तेमाल करा है। मंजिष्ठा और नीम ऐसी जड़ी बूटियां है जो हमारे नसों के स्वेलिंग को कम करती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के, माने इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। एथनोफार्माकोल ने 2018 में इसकी पुष्टि करी थी। इसके बाद से वेरिकोज वेन में हमने एक चीज और देखी थी कि पानी हमारे उस एरिया के आसपास में जमा होकर सड़ने लगते हैं। तो उस पानी को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमने सरीवा ऐड करा है, जिसमें एंटी इडीमा प्रॉपर्टीज है, माने वो उस पानी को फ्लोट करवा के हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। लास्ट में नसों को मजबूत करने के लिए हमने ऐड करा है सिसमे ऑयल और कैरियर ऑयल, जो हमारे नसों को मजबूत करके उस एरिया को वापस से नया, यानी कि जो पुनः नया करने का काम है वो सिसमे ऑयल और कैरियर ऑयल करके देंगे। तो इतनी सारी चीजें ऐड करी हैं, माने जिस कारण से वेरिकोज वेन की समस्या है उस कारण पे जाके हम काम करते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? दो तीन प्रोडक्ट मैं सजेशन में बताऊंगा इसके साथ। तो पहले तो डोज क्या रहेगा, जेसी ऑयल सबको पता है कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही वेंडा ऑयल भी करेंगे। मान लीजिए ये मेरा एरिया, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 8 से 10 बूंद वेंडा ऑयल को गिरा दूंगा। हल्के हाथों से मैंने तेल को फैलाकर छोड़ दिया। 3 से 4 मिनट में जब मैं देखूंगा तो ये तेल 80% तक सूख जाएगा। सूखने के बाद हमें क्या करना है, गर्म कपड़ा या हॉट वाटर बैग से इस एरिया की थोड़ी थोड़ी सिकाई कर देनी है हल्के हाथों से। बहुत ज्यादा दबाएंगे नहीं, हल्के हाथों से सिकाई करेंगे। कितने बार करेंगे? दिन में 2 बार हमें करना है। सुबह में लगाया, फिर रात को, ठीक है। अब प्रोडक्ट एक दो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जो इसके साथ अच्छा काम करेगा। रक्त डॉक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। नीम कैप्सूल अगर आप चाहें तो दिन में खाली एक नीम कैप्सूल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और रात के रात त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला अगर करेंगे तो खाली रात को करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक दो प्रोडक्ट है आप इसके साथ सजेशन के रूप में लिखिए। अगर सीरियस प्रॉब्लम हो रखी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डॉक्टर से, जो AWPL पे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर से जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर रोलर है ड्रॉप नहीं, अभी ये ड्रॉप के रूप में आएगा, ठीक है। रोलर है लेकिन अभी ये ड्रॉप के रूप में आता है। क्लियर? तेल के जैसे ही आएगा ये। अगर रोलर के रूप में, अगर अभी आपको पैकेजिंग जो है वो रोलर के रूप में मिल रहा है ना, तो मान लीजिए ये रोलर है, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं, तो रोलर से मुझे खाली अप्लाई करना है यहाँ पे 10 से 20 सेकंड तक, ठीक है, अगर रोलर के रूप में मिल रहा है तो। वरना ड्रॉप के रूप में भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए,
अब हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है प्रोडॉग पाउडर। प्रोडॉग पाउडर हमारे शरीर में प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये प्रोटीन का काम क्या है, हम तो खाना जानते हैं सर, हम तो रोटी चावल खाते हैं, प्रोटीन का काम क्या है। तो देखिए, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर में है। हमारे शरीर के जितने भी मांसपेशियां हैं ना, जितने भी मसल्स हैं, ये प्रोटीन से बना हुआ है। अगर प्रोटीन नहीं है तो आयुर्वेदा कहता है कि हमारे शरीर का जो ममसा धातु है वो टूट जाएगा। माने हमारे शरीर के जो मसल्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। अगर मसल्स कोलैप्स कर गए तो आपके शरीर में हमेशा थकान की समस्या होगी, यानी कि फटीग की समस्या होगी। आपको अगर किसी ने मार दिया, आपको चोट लग गया, वो चोट जल्दी ठीक नहीं होगा। और आपका जो बायोलॉजिकल एज है वो भी बढ़ा हुआ दिखेगा। माने आपकी उम्र होगी 30 साल, लेकिन आप दिखोगे 45 साल की उम्र के जैसे। दैट मीन्स कि आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एज है वो बढ़ा हुआ है। अब अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो प्रोडॉक पाउडर है, ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर है। मार्केट में आपको प्रोटीन पाउडर तो बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। क्योंकि लोग कहते हैं कि सर जब हम मार्केट से प्रोटीन पाउडर लेके आते हैं ना, वो प्रोटीन पाउडर पचता नहीं है। ये जो हमने पाउडर बनाया है ना, ये आसानी से हमारे शरीर में पच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां भी मिला रखी है। और आईसीएमआर बताता है कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति के खाने में प्रोटीन की कमी है। माने उनको प्रोटीन चाहिए, तो यानी कि इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा आएगा। आपको खाली प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको आसान शब्दों में सीख लेते हैं कैसे ये काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने इसके अंदर सोय प्रोटीन का इस्तेमाल करा है, जो कि लीन मसल को सपोर्ट करता है। माने जब सोय प्रोटीन हम लेते हैं अपने शरीर में, तो हमारा शरीर एकदम से फैलता नहीं है, बल्कि शेप में हमारे बॉडी में जो मसल्स है वो डेवलप होते हैं, शेप अच्छा रहता है हमारे बॉडी का, ठीक है। जितने भी रनर्स हैं ना, जो एथलीट हैं, वो अपने खाने में सोय प्रोटीन का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने इसके अंदर ऐड कर रखा है। इसके बाद से उस सोय प्रोटीन को हमारे शरीर में अच्छे से जोड़ने के लिए, हमारे शरीर के ममसा धातु में जोड़ने के लिए हमने फेनुग्रीक का इस्तेमाल करा हुआ है। फेनुग्रीक यानी कि मेथी, ये हमारे शरीर के ममसा धातु को टूटने से बचाता है और प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में काम करता है, ठीक है। फिर हमने ऐड करा हुआ है शतावरी और अश्वगंधा। शतावरी और अश्वगंधा क्या करेगा, ये हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, रिकवरी रेट को बढ़ाएगा और स्टेमिना को बढ़ाएगा। माने जिनके शरीर में एनर्जी की कमी हो रखी है, हार्मोन डिसबैलेंस हो रखे हैं, ठीक है, वहां पे शतावरी और अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। लास्ट में हमने ऐड करा है बार्ले। बार्ले यहाँ पे एक गेम चेंजर के जैसे काम करेगा, क्योंकि अक्सर जो आप मार्केट से प्रोटीन पाउडर लेके आते हैं, उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती जो हमारे पाचन तंत्र को प्रोटेक्शन दे। बार्ले जो है ये हमारे पाचन तंत्र को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। माने प्रोटीन के वजह से हमारे पाचन तंत्र पे लोड नहीं बढ़ता, ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में कोई तकलीफ नहीं आती। इसीलिए ये जो प्रोडॉक है, ये हम सीनियर सिटीजन को भी आराम से दे सकते हैं। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनको भी ये प्रोडक्ट आराम से दिया जा सकता है। क्लियर? कैसे देना है, डोज क्या रहेगा, तो देखिए, वैसे लोग जो नॉर्मल अपना दिनचर्या करते हैं, माने नॉर्मली ऑफिस जा रहे हैं, नॉर्मल घर का खाना खाते हैं, शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, वैसे लोग क्या करेंगे, 1 गिलास गुनगुना पानी या 1 गिलास गुनगुना दूध लें, उसमें 1 स्कूप प्रोडक्ट को मिलाकर दिन में खाली 1 बार पीजिए। 1 स्कूप प्रोडक्ट गुनगुना पानी या गुनगुने दूध के साथ मिलाकर दिन में खाली 1 बार पीना है, ठीक है। लेकिन जो लोग डेली जिम जाते हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या 12-12 घंटे फील्ड में जाके मेहनत कर रहे हैं, वैसे लोगों को डोज बढ़ाना है। वैसे लोग क्या करेंगे, 2 स्कूप 1 गिलास गुनगुना पानी या 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर दिन में 1 बार लीजिए। क्लियर? अब अभी सवाल था कि डायबिटिक को दे सकते कि नहीं। देखिए, प्री डायबिटिक को आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है ना,
वहां पे हमें रोकना है, वहां पे हम डॉक्टर से रिकमेंड करेंगे और डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन के रूप में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बताएगा, ठीक है। लेकिन प्री डायबिटिक में दे सकते हैं, वहां पे कोई नुकसान नहीं है। क्लियर। अब कितने समय तक लेते हो, देखिए प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना हमें लाइफ टाइम रहेगी, माने जिंदगी भर हमें प्रोटीन चाहिए। तो इसका कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है, आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। अब हमारा अगला प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है रक्त डॉक। रक्त डॉक ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारे शरीर के रक्त धातु को शुद्ध करता है। माने अगर हमारे शरीर के ब्लड में कोई गंदगी है, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। देखिए आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों हमें ये समझाता है, हमें दोनों ये चीजें बताती हैं कि अगर हमारे खून में गंदगी रहेगी और अगर हमारा लिवर गंदा रहेगा, तो इसका बहुत बड़ा असर हमारे स्किन पे दिखेगा। अगर किसी को बार बार पिंपल्स की समस्या आ रही है, बार बार एक्ने की समस्या आ रही है, डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा आ रखी है, वर्टिलिगो जिसको सफेद दाग कहते हैं, या स्किन सोराइसिस की समस्या है, या एक्जिमा की समस्या है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उस व्यक्ति का जो खून है वो गंदा हो चुका है, जो लिवर है वो गंदा हो चुका है। ठीक है। सर क्या वीट ग्रास डायबिटिक, हाँ वीट ग्रास दे सकते हैं। वीट ग्रास को हम कल परसों के सेशन में सीखेंगे, चौथे सेशन में। फिलहाल अभी हम इस प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे खून को साफ करना और लिवर को साफ करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। माने अगर सुंदर दिखना है तो खून और लिवर को पहले साफ करना होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा हुआ है। अब इसके अंदर खून को साफ करने के लिए हमने क्या ऐड करा हुआ है, हमने ऐड करा हुआ है नीम। 2019 में एक शोध हुआ था, एक रिसर्च हुआ था, जिसमें बताया गया कि नीम हमारे ब्लड को बिना किसी साइड इफेक्ट के फिल्टर कर देती है। माने अगर आप पूछे नेचुरल ब्लड फिल्टर कौन सा है, तो वो आपको नीम मिलेगा। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन नीम से ऊपर कोई जड़ी बूटी नहीं है अगर खून को साफ करना है तो हमने नीम यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद से हमारे लिवर को प्रोटेक्शन देने के लिए और लिवर की सफाई भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा और त्रिफला। पुनर्नवा और त्रिफला ये ऐसी जड़ी बूटियां है जो हमारे लिवर को प्रोटेक्शन देती है और हमारे लिवर की भी सफाई करती है, क्योंकि अगर खून गंदा होगा तो लिवर में भी गंदगी जाती है, इसीलिए लिवर को भी साफ करना बहुत जरूरी है। इसके बाद से हमने अंदर से तो चीजें साफ कर ली, खून साफ कर लिया, लिवर साफ कर लिया, लेकिन जो पिंपल्स के वजह से, जो एक्जिमा के वजह से, जो सोराइसिस के वजह से हमारी स्किन की क्वालिटी खराब हो गई है ना, तो स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमने सरीवा और मंजिष्ठा ऐड करा है। इसमें स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी स्किन को स्मूथ बनाने का काम करती है। माने जो दाग धब्बे हैं, वो दाग धब्बे धीरे धीरे इससे कम होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर। तो ओवरऑल अगर आपकी स्किन में कोई समस्या रखी है, वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरीके से, ठीक है। मंगल जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ सोराइसिस में भी दे सकते हैं, स्किन सोराइसिस की समस्या है वहां पे भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, डोज पे बात करें तो 20 ml रक्त डॉक लगभग 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाइए। ब्रेकफास्ट और डिनर से 1 से 1.5 घंटा पहले हमें पीना है, ठीक है। बाद में पी सकते हैं, लेकिन अगर पहले पी रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 से 1.5 घंटा पहले लेना है ब्रेकफास्ट और डिनर के। कितना, तो 20 ml के आसपास 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। और खाने पीने में परहेज, तो मसाला और तेल ये हमें खाली कम करना है। बहुत ज्यादा ऑयली और बहुत ज्यादा जो स्पाइसी फूड होता है ना, वो हमें नहीं खाना है, ठीक है। मसाले वगैरह वगैरह से हम बचेंगे और तेल से भी बचेंगे। पानी यहाँ पे जरूर हमें बढ़ाकर पीना है, क्योंकि पानी ही एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालेगा। तो पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ के साथ सलाद वगैरह तो खाते रहना चाहिए, इसका तो फायदा हम सभी को पता है। तो सलाद वगैरह खूब खाएं, पानी पीते रहें, और प्रोडक्ट कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करें। चलिए, जेसी ऑयल पे तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जेसी ऑयल तो हमने देख रखा है, ठीक है। और जेसी ऑयल का ही दूसरा भाई है, माने सगा भाई, जुड़वा भाई है, जिसका नाम है जेसी ऑइंटमेंट। जैसा जेसी ऑयल काम करता है ना दर्द पे, ठीक वैसे ही काम करेगा, सेम इंग्रेडिएंट है। जेसी ऑयल तेल के रूप में आता था, ये जेल के रूप में आता है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे।
इस्तेमाल ठीक जेसी ऑयल के जैसे करते हैं, माने जहां पे भी दर्द है वहां पे थोड़ा 1 से 2 ग्राम इसको अप्लाई कर लिया, फिर गर्म कपड़े और गर्म जो हॉट वाटर बैग आता है उससे सिकाई करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे काम करेगा। इस पे हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एस्टम डॉक। खाने के पहले या खाने के बाद, तो जो रक्त डॉक था ना वो खाने के पहले लेते हैं, ठीक है, रक्त डॉक खाने से पहले। अभी हम एस्टम डॉक पे बात करेंगे। चलिए, तो एस्थम डॉक, ये नाम से आपने गेस किया होगा, ये एस्थमा में काम आने वाला प्रोडक्ट है। अब एस्थमा के बारे में मैं बताऊं तो 2023 तक भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा एस्थमा के पेशेंट पाए गए थे। कितने पेशेंट पाए गए थे? 3.5 करोड़ से ज्यादा 2023 तक। डब्ल्यूएचओ बताता है कि भारत में जो एस्थमा के पेशेंट है ना वो बढ़ रहे हैं सालों साल। रीजन क्या दिया गया? पॉल्यूशन। अगर हम पॉल्यूशन वाले एरिया में रहेंगे, पॉल्यूशन वाले शहर में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल खांसी भी लंबे समय तक चलती है। और एस्थमा की जो चीज है वो तो आपको पता है कितना ज्यादा खींचेगी ये चीजें। अब कुछ लोग एस्थमा से बहुत ज्यादा डर गए हैं। लोग बोलते हैं कि अरे एस्थमा की समस्या हो रखी है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ने तो कहा ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने तो बोल दिया कि लाइफ टाइम आपको इनहेलर पे जाना होगा। लोकुश सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, एस्थमा से तो सबसे पहले हमें डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। एस्थमा को पहले समझना है ये है क्या। एस्थमा कुछ नहीं है, खांसी का बड़ा भाई है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा जिद्दी होता है, लेकिन इसके जिद को भी हम प्रोडक्ट से कम करेंगे। पहले तो समझते हैं एस्थमा में तकलीफ क्या आती है। एस्थमा में बेसिकली जो हमारे फेफड़े हैं ना, उनके अंदर जिद्दी वाले चिपचिपे वाले बलगम जमा हो जाते हैं, जो बिल्कुल चिपचिपे होते हैं, ठीक है। उस बलगम में भर भर के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। जो बलगम हमारे शरीर से बाहर जाने का नाम नहीं लेता। आप कितना भी खांस लो, कितना भी एफर्ट लगा लो, कफ बाहर नहीं निकलेगा। देखा होगा एस्थमा पेशेंट में ये तकलीफ आती है। प्लस कफ के अंदर माने बलगम के अंदर बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा है। तो हमारे जो फेफड़े हैं ना उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा हुआ रहता है। ये पहला प्रॉब्लम है एस्थमा का। दूसरे प्रॉब्लम में क्या होता है कि एस्थमा वाले केस में जो हमारी श्वास नली है ना, जो हमारे एयरवेज है जहां से हम सांस लेते हैं, ये हमारे एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक अगर हो गए, नैरो हो गए, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी और इरिटेशन हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा। तो एस्थमा में हमें क्या करना है? खाली 2 चीजों पे काम करना है। पहले तो चिपचिपे वाले बलगम को बाहर निकालो, जो हमारे फेफड़ों में स्वेलिंग हो रखी है, स्वेलिंग को कम करो। और दूसरा, हमारे श्वास नली को हमें खोलना है। तो पहले चिपचिपे वाले बलगम को गलाने के लिए हमने क्या ऐड करा है? तुलसी, मुलेठी और हरिद्रा। ये 3 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जिद्दी से जिद्दी बलगम को हमारे फेफड़ों से गला कर कफ के रास्ते, कफ के माध्यम से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। दूसरी चीज हमने क्या ऐड करी है? श्वास नली को खोलने के लिए हमने 2 जड़ी बूटियां ऐड करी हुई है, जिसका नाम है कंठखारी और वासा। कंठखारी और वासा ऐसी जड़ी बूटियां है जो हमारे एयरवेज यानी कि हमारे श्वास नली को खोलने का काम करती है। तो जो इरिटेशंस है वो इरिटेशंस भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और कंठकारी के बारे में तो ये भी कहा गया है कि कंठकारी कुदरत के दिए कुदरत के द्वारा एक ऐसा इनहेलर है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। माने एक पूरा का पूरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि इनहेलर के जैसे काम करेगा, लेकिन रूट कॉज पे जाके। क्लियर? सो इसका डोज क्या रहेगा इस पे बात करेंगे। प्राणायाम भी मैं बताऊंगा और 1-2 प्रोडक्ट मैं रिकमेंड कर दूंगा साथ में, ठीक है। चलिए, तो डोज पे पहले हम बात करते हैं। डोज इसका रहेगा 20 से 25 ml। खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लीजिए। 20 से 25 ml एस्टमाडॉक, खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए और दिन में 2 बार लीजिए, ठीक है। अब हमने डोज तो देख लिया। अब इसके साथ साथ 1-2 प्रोडक्ट और मैं रिकमेंड करूंगा। आप इसके साथ चाहें तो 10-10 ml एलर्जी डॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्टम डॉग के साथ साथ एलर्जी डॉग बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ में आयुष क्वाथ पाउडर से आप काढ़ा बनाकर दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आयुष क्वाथ पाउडर सबको पता है, उससे काढ़ा बनाकर हम दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ पंच तुलसी भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो एस्टम डॉग, एलर्जी डॉग,
आयु स्क्वाथ और पंच तुलसी, ये 3-4 प्रोडक्ट अपने आप में बहुत बेहतर काम करते हैं। क्लियर? कितने समय का प्रोटोकॉल बनाए? तो 3 महीने का प्रोटोकॉल कम से कम जरूर बनाना है। 3 महीने यानी कि 90 दिनों का प्रोटोकॉल बिना किसी गैप के रहेगा, गैप नहीं लगाना है हमें। और प्राणायाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक प्राणायाम भी आपको 1-2 प्राणायाम बताऊंगा और एक क्रिया बताऊंगा। अगर आयुष क्वाथ नहीं दे रहे हैं तो इम्यूनोडॉक दे सकते हैं। संजय जी ने लिखा है कि इम्यूनोडॉक दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। आयुष क्वाथ अगर नहीं है तो इम्यूनोडॉक दे सकते हैं। क्या कफ डॉक नहीं दे सर? देखिए एस्थम डॉक दे रहे हैं ना, तो कफ डॉक देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एस्थम डॉक यहाँ पे काम करेगा। डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं प्राणायाम पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सुबह सुबह धूप में बैठकर भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमें अभ्यास करना है नारी शोधन। पहला भ्रमरी, दूसरा नारी शोधन। ये दोनों प्राणायाम कितना करेंगे? 5-5 मिनट। और लास्ट में एक क्रिया करेंगे जिसको हम कहते हैं शंखनाद क्रिया। एस्थमा रोगियों के लिए शंखनाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ इन चीजों का भी अभ्यास जरूर करेंगे 3 महीने तक। गुनगुना पानी पीना है, धूल वाले एरिया में नहीं जाना है। और एस्थमा वाले रोगी दूध ना पिए, ठीक है, दूध खराबी करेगा, हल्दी दूध भी नहीं पीना है। इसके अलावा मीठा सामान बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है, और ठंडा सामान नहीं खाना है। दूध, मीठा और ठंडा, ये 3 चीजों से बचना है हमें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा आता है अगला प्रोडक्ट। ट्रेनिंग के लगभग लगभग हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। 2 प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, ओबियोडॉक और गैस्टॉक। ओबियोडॉक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ओबियोडॉक का भी डिमांड बहुत है, इसको समझना है। और आज ओबियोडॉक में हम रात्रि के भोजन का भी नियम सीखेंगे। ठीक है, कि खाना हमें रात को कैसे खाना चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसके फायदे क्या होते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। हम पहले प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2023 में बताया था कि भारत में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में ओबेसिटी की समस्या देखी गई। 2023, आप समझिए अभी 2026 है। और आजकल तो भारत में सब लोगों ने विदेशी कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैकडोनल्ड्स जाते हैं, हम पिज्जा खाते जाते हैं, डोमिनोज में, पिज्जा हट में। हम बाहर का स्ट्रीट फूड ज्यादा खा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत के लोग है ना, आपने देखा होगा अक्सर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे मोटापा कितना अगर बढ़ गया तो ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है। अगर हमारे शरीर के हाइट के हिसाब से और उम्र के हिसाब से जो चर्बी है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ गया, दैट मीन्स आपको ओबेसिटी की शिकायत है। अगर आप बीएमआई कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, तो 28 से ज्यादा अगर बीएमआई आ रहा है तो आप ओबेस हो चुके हैं। माने आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर 28 से ज्यादा है तो चर्बी बहुत ज्यादा आपके शरीर में देखी जा रही है। अगर चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो सबसे पहले आप मान के चलें कि आपके बॉडी में डायबिटीज टाइप 2 का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, 70% तक बढ़ सकता है। फैटी लीवर का जो चांस है वो 90 से ज्यादा परसेंट तक बढ़ेगा। माने फैटी लीवर की समस्या हो ही जाएगी, आप ऐसा मान के चले। डायबिटीज टाइप 2 की शिकायत हो सकती है, ऐसा मान के चले। गठिया के जो चांसेस है वो 50% से ज्यादा बढ़ेंगे। अर्थराइटिस जिसको हम गठिया कहते हैं, 50% से ज्यादा चांस है कि आपको फ्यूचर में गठिया की शिकायत होगी। लो स्पर्म काउंट की जो दिक्कत है वो भी बढ़ सकती है। माने सेक्सुअल डिसऑर्डर का भी खतरा बढ़ सकता है ओबेसिटी की वजह से। इसके बाद हार्ट अटैक का जो खतरा है, जो दिलों का जो दौरा होता है ना, जो हार्ट अटैक है, इसका जो खतरा है ये 50% से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है और आर्टरीज ब्लॉकेज के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये नेचुरल तरीके से हमारे चर्बी को गलाता है। ये हमारे मसल्स को नहीं डैमेज करेगा, हमारे मांसपेशियों को डैमेज नहीं देगा, खाली चर्बी को गलाएगा। कैसे गलाता है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं? तो देखिए सबसे पहले तो वजन को अगर कम करना है, फैट को अगर मेल्ट करना है, तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना होगा। मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए हमने त्रिकटु का इस्तेमाल करा है। माने जो खाना हम खाते हैं ना, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके ठीक तरीके से टूटना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, चौथे सेशन में पूरा डिटेल में हम सीखेंगे, फिलहाल खाली लिख लें। मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने के लिए त्रिफला हमने ऐड कर दिया। इसके बाद से फैट डाइजेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है।
तो फैट डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए हमने त्रिकटु का इस्तेमाल करा है। फैट डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर में जो पहले से चर्बी मौजूद है ना, त्रिकटु उस चर्बी को गलाकर ऊर्जा में बदल देती है। माने चर्बी गलना भी शुरू हो गया, यानी कि वजन भी कम हो रहा है और एनर्जी भी हमारे शरीर में बरकरार रहती है। इसके बाद से जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारा एलडीएल बढ़ा हुआ है, जो टीजी बढ़ा हुआ है, जिसको ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं, जो कि ब्लॉकेजेस का सबसे बड़ा कारण होता है, तो टीजी को कम करने के लिए, एलडीएल को कम करने के लिए हमने गूगल का इस्तेमाल करा है। ये कोलेस्ट्रॉल और टीजी को रेगुलेट कर देता है, माने ब्लॉकेजेस के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या करता है ये वाटर वेट को रिड्यूस करता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर पानी का वजन भी होता है क्या, डॉक्टर ने कहा है कि वाटर वेट बढ़ गया है, इंजेक्शन से अब पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, तो पुनर्नवा नेचुरल तरीके से वाटर वेट को मैनेज कर देगा, ठीक है। इसके बाद से मूस्टा ऐड करा है। मूस्टा किन के लिए है, जो लोग कहते हैं कि सर हमारा पेट भर जाता है, मन नहीं भरता, हम बार बार खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो मूस्टा अननेसेसरी क्रेविंग को रोकता है। माने हमारे पूरे एपिटाइट को कंट्रोल करेगा, जितना खाना रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए उतना ही हम खाएंगे अगर मूस्टा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, माने ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, डोज क्या रहेगा तो डोज के बारे में अगर मैं बताऊं तो 20 से 25 ml ओबियोडॉक आपको दिन में 2 बार लेना है गुनगुने पानी के साथ। आप चाहें तो खाने से पहले ले सकते हैं या खाने के बाद, दोनों केस में ये प्रोडक्ट काम करेगा, बाद भी काम करता है, खाने के पहले भी काम करता है। प्रोडक्ट का डोज देख लिया। अब इसके साथ ही साथ 2-3 प्रोडक्ट मैं रेकमेंड आपको कर दे रहा हूं। आप चाहें तो ओबियोडॉक के साथ साथ एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव फाइबर बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ आप स्लिम डॉग पाउडर रात के रात ले सकते हैं, ठीक है, माने शाम के वक्त, और साथ में त्रिफला भी ले सकते हैं। एक्टिव फाइबर, स्लिम डॉग और त्रिफला, ये अगर आप ओबियोडॉक के साथ ले रहे हैं तो अच्छा तालमेल आपको मिलेगा। योग अभ्यास जरूर करना है, तो आप पूछेंगे मेरे से कि कौन सा योग अभ्यास आप रिकमेंड करेंगे, तो 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, ठीक है। जो 12 पोस्चर हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, तो 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार जरूर करना है। अब खाने पीने में परहेज, तो देखिए मैं डाइट नहीं बताऊंगा, क्योंकि डाइट भारत में बहुत लोग, फिट डॉग भी काम करेगा, करेक्ट, फिट डॉग भी काम करेगा, ठीक है। डाइट भारत में है ना, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते, तो मैं डाइट नहीं बता रहा हूं, मैं खाली आपको 2 चीज बोलूंगा, आप कट कर लीजिए अपने खाने से। पहला मैदा और दूसरा चीनी। मैदा और चीनी ये हमारे शरीर का दुश्मन है, ऐसा मान लेना है, और मैदा और चीनी को अलविदा कहना है, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें तो कर ली, लेकिन खाने का एक नियम भी होता है। जैसे सलाद का नियम बताया था ना, सलाद का नियम सबको याद है कि दोपहर के भोजन से पहले 200 ग्राम सलाद हमें खाना है। दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद जरूर खाएंगे, ओबेसिटी में भी, ठीक है। अब इसके बाद खाने की जो टाइमिंग है उसको हमें सेट करना है, ये आखिरी चीज रहेगा यहाँ पे। तो देखिए खाने की टाइमिंग क्या, कैसे हमें काम करना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो एक सवाल पूछूंगा, चैट बॉक्स में मुझे यस नो लिखकर बताएंगे कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, 1500 लोग हैं ना अभी यहाँ पे पैनल पे, तो कितने लोग ऐसे हैं जो रात को, माने शाम को 7, 7:30 तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हैं तो यस लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है। कितने लोग हैं वैसे, कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं, माने 50-50 का, हाँ ईमानदार लोग तो हैं आप लोग बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर नो आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग यस हैं। और मैं चौंक रहा हूं कि बहुत लोग यहाँ पे यस भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन मैक्सिमम लोग नो है। तो जो यस लिख रहे हैं ना, मैं उनके टीम में आज रहूंगा, ठीक है। अब ऐसा बात नहीं है कि नो वाले का मैं दुश्मन हूँ, नो वालों के लिए मैं बताऊंगा कि यस लिखना क्यों जरूरी है और क्यों इस चीज को फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले तो जिन्होंने 7, 7:30 का नियम बना रखा है उनको सैल्यूट दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। देखिए हमें शाम को 7, 7:30 तक डिनर करना है, 7 बजे का प्रोटोकॉल बनाएंगे। डिनर शाम को 7 बजे कर लिया। अगले दिन ब्रेकफास्ट कितने बजे हमें करना है, सुबह 9 बजे। शाम को 7 बजे डिनर किया, अगले दिन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह 9 बजे, माने कितने घंटे का हमने गैप लगा दिया, 14 घंटे का गैप लगाया है, 14 घंटे उपवास कर रहे हैं डेली।
अब इस उपवास के मैजिकल फायदे हैं हमें। इस उपवास को कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और जापानीज लोग इसको कहते हैं ऑटोफेजी या ऑटोफेगी। जापान में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जिसने ऑटोफेजी के बारे में दुनिया को बताया। लेकिन जापान ने तो अभी बताया कुछ साल पहले, और भारत ने तो हजारों साल पहले अपने ग्रंथों में लिख दिया था। हमें पता है ना उपवास के फायदे। तो यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको सीखते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम उपवास करते हैं ना 14 घंटे का, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि हमारा शरीर उस उपवास के दौरान अपने डेड सेल्स को खुद ही खाना शुरू कर देता है। माने खाने का मतलब ये हुआ कि शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देगा। जितना ज्यादा डेड सेल्स हमारे शरीर से बाहर निकलेगा, उतना ही ज्यादा कैंसर नहीं होने का चांस बढ़ेगा। माने एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी खुद ही डेवलप करने लग जाती है। सबसे बड़ा फायदा है। कितने परसेंट का चांस रहेगा कि आपको कैंसर नहीं होने वाला है? 50%। माने 50% कैंसर का खतरा आपने कम कर लिया खाली 14 घंटे फास्टिंग करके, ठीक है। नवरात्रि में हम लोग फास्ट करते हैं, रोजा में हम लोग फास्टिंग रखते हैं, तो ये फास्टिंग के साइंटिफिक वैलिडेशंस भी हमें मिले हुए हैं। तो पहले तो ये फायदा मिला। दूसरा फायदा क्या होता है, हमारा जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है, वो इंसुलिन को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना सिखा देता है हमारे शरीर को। कई बार डायबिटीज टाइप 2 में हमने देखा था, जो हमारा शरीर है वो इंसुलिन को ठीक से यूज नहीं कर पाता, तो हमारा बॉडी अब इंसुलिन इस्तेमाल करना सीखने लग जाता है। ये कुदरती तौर पे हो रहा है। ये हमें ईश्वर ने ऐसा शरीर बना कर दिया है कि हमारा शरीर खुद ही इन चीजों को सीखने लगेगा। तीसरा फायदा क्या है, फैटी लिवर के समय जो फैट हमारे लिवर के ऊपर जमा हुआ रहता है, वो धीरे धीरे गलने शुरू हो जाते हैं इस उपवास के दौरान। तो अगर 14 घंटे का उपवास आप प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, अनगिनत फायदे। वजन तो कम होगा ही होगा, लेकिन जो दो चार बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और 1 महीने के अंदर लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या करा है ऐसा, तो आप बताओगे कि मैंने प्रोडक्ट भी लिया है, मैंने खाने पे भी परहेज करा है, और मैंने उपवास भी रखा है 14 घंटे का पर नाइट। माने रात के रात हम उपवास रख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी जरूर फॉलो करेंगे। और 1 महीने बाद आप खुद अपना फोटो अभी खींच लो, 1 महीने बाद का देखना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। और आप अपना एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं कि देखो मैंने खुद पे भी रिजल्ट ले रखा है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान जरूर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रोडक्ट हमारा आ चुका है, सेशन की समाप्ति की ओर हम आ गए हैं। सो चर्बी की गांठ कम होती है, हाँ जी, गांठ भी कम होती है, जो सिस्ट बना हुआ है ना वो भी कम होगा, बिल्कुल होगा मनीषा मैम, बिल्कुल होगा। चलिए, तो गैस टॉक पे हम बात करेंगे, जो कि एसिडिटी यानी कि जो गैस की समस्या होती है वहां पे काम आएगा। भारत में 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको एसिडिटी की समस्या है। माने ये प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। हर दूसरा व्यक्ति आपसे पूछेगा कि गैस के लिए कुछ है आपके पास, तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है। अब देखिए, गैस की समस्या में जो जो प्रॉब्लम्स ज्यादातर होती है, उसमें हमने क्या क्या काम करा हुआ इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो गैस में सबसे पहले ब्लोटिंग की समस्या होती है, माने जो जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लोटिंग की जो समस्या हो रही है, उससे बचने के लिए हमने हींग का इस्तेमाल करा है। हर्बल मेडिसिन ने 2018 में बताया था कि हींग के अंदर एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज है, माने ये ब्लोटिंग को कम कर देगा, ठीक है। और आयुर्वेदिक चीज है तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, गैस के समय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें है ना पेट में स्वेलिंग हो जाती है, गैस में पेट हमारा फूल जाता है, डकार नहीं आता है, गैस रिलीज नहीं होता है, हेडेक बढ़ जाता है कभी कभी, और पेट में दर्द बहुत रहता है। तो उससे बचने के लिए हमने जीरा का इस्तेमाल करा है। जीरा में कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जो कि भारी से भारी गैस की समस्या में बहुत अच्छा रोल दिखाती है। प्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, जब ऐसे मैसेजेस आते हैं ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा खुशियां है ना, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करती है। थैंक यू सो मच। इसके बाद से गैस के समय हमें अपने पाचन तंत्र को भी मजबूत रखना है। तो पाचन तंत्र को साफ रखना, पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए हमने अजवाइन और त्रिकटु का इस्तेमाल करा है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेड ने 2015 में बताया था कि अजवाइन और त्रिकटु से हम अपने पाचन तंत्र को वापस से रीसेट कर लेते हैं। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है आंवला।
आंवला क्या करता है, ये हमारे शरीर के नेचुरल एसिड को बैलेंस करता है। गैस से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं GERD, GERD, गैस्ट्रो एजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। आंवला रिफ्लक्स डिजीज में बहुत अच्छा काम आता है। जो हमारा GERD की जो समस्या होती है ना, जहाँ पे एसिड एकदम से रिफ्लक्स करता है, आंवला वहां पे बहुत अच्छा काम आएगा। तो बिल्कुल ही सेफ टू यूज प्रोडक्ट है, रूट कॉज पे जाके काम कर रहा है। पुरानी से पुरानी जो गैस की समस्या है वहां पे भी अच्छा रिजल्ट देगा ये। इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखिए इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार लीजिए। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार। कितने समय तक लेंगे, तो 2 से ढाई हफ्ते तक आप ले सकते हैं। ज्यादा समस्या है तो आप 1 महीने तक इसका प्रोटोकॉल बनाएं। और जिनको गैस की समस्या है वो तीखा नहीं खाएंगे, और गुनगुना पानी सुबह सुबह उठते उठते पिए, ये नियम लगा लें। और खाना खाने के तुरंत बाद बैठेंगे नहीं, थोड़ा टहले वगैरह, टहले जरूर, ठीक है, वॉक जरूर करना है। हमेशा जलन रहे तो, हाँ जलन रहे तो भी दे सकते हैं, जो ब्लोटिंग की समस्या है वहां दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा आखिरी प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म होता है, और बहुत सारी चीजें आज हमने सीख ली। बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज को हमने आयुर्वेदा के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करी है। मेरा काम यहाँ पे समाप्त हुआ, और आपका काम शुरू होता है कि जो भी आज आपने सीखा है उसको अच्छे से, जो भी नोट आपने प्रिपेयर करा है उसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, और फिर फील्ड में जाके धमाका मचा दे, ठीक है। क्योंकि आप सभी यहाँ पे वेलनेस कोच हैं, और वेलनेस कोच के जैसे ही हम काम करेंगे, और बिल्कुल जो जो चीजें हमने सीखी है उन सभी चीजों को हम फील्ड में अप्लाई करेंगे, और हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।